हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल साइंस विद गोपेश शर्मा में स्वागत है। और कैसे हो आप सब दोस्तों? थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना अब गांव के अंदर ही हम लोग थोड़ा ऐसे सेटअप बना के और वीडियो जो है वो बनाई जाए और आप लोगों के सामने रखी जाए। हम लोग साइंस के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उनमें से मैं आज आप लोगों के सामने सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का। कौन सा है? प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पादप कार्यकी। क्या नाम दिया जाता है? पादप कार्यकी। अच्छा, ये जो पादप कार्यकी है, इस कार्यकी का मतलब क्या होता है कि पादप की समस्त जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन है विज्ञान की हम लोग जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, इस पादप कार्यकी के अंतर्गत हमारे एनसीईआरटी ने कुछ लेसन दे रखे हैं, कुछ चैप्टर दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला है अपना पादपों में परिवहन वाला टॉपिक है। दूसरा जो है आप लोगों को पता है जिसे बोला जाता है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। तीसरा जो है वो है आपका उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। और साथ ही साथ उच्च पादपों के अंदर जो श्वसन की जो क्रिया है वो भी एक अपना एक चैप्टर रहेगा इसमें। और लास्ट में पादपों की वृद्धि व परिवर्धन, जिसके अंतर्गत हम लोग हार्मोन्स वगैरह जो है वो सब कुछ यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो पादप कार्यकी है, इस पादप कार्यकी के दो साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्टों को हम लोग फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप सबको पता है स्टीफन हेल्स है। और इसके अलावा अगर आप लोगों से बात की जाए कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये जो साइंटिस्ट है ये अपने हैं सर जेसी बॉस। कौन है? सर जेसी बॉस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस इसका पूरा नाम है। तो ध्यान रखना, प्लांट फिजियोलॉजी का सीधा मतलब होता है कि अच्छा, कोई भी जीव है, उस जीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं के बारे में जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो हम लोग कार्यकी के अंतर्गत रखते हैं। अगर पादपों के बारे में कर रहे हैं तो पादप कार्यकी, अगर जंतुओं के बारे में करेंगे तो जंतु कार्यकी आ जाएगा। अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ एक टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पादपों में परिवहन, जिसे हम लोग पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। दूसरा खनिज पोषण है। तीसरा प्रकाश संश्लेषण। चौथा श्वसन वाला जो चैप्टर वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और पांचवा जो है वो वृद्धि एवं परिवर्धन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पादपों में परिवहन। कि पादपों के अंतर्गत हम लोग परिवहन किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं वो सब कुछ देखते हैं। कि पादपों के अंदर खनिज, जल और इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स, गैसों का जो परिवहन है वो किस किस प्रकार से, कौन कौन सी विधियों के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है, वो सब चीजें जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पादपों में परिवहन। अच्छा, इस परिवहन के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं किसी भी प्लांट की, तो मान लो ये अपना कोई प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, और स्टेम के अलावा ये इस पादप की लीफ है, पत्ती। अच्छा, ये जो पत्ती है आप सबको पता है, इस पत्ती के अंदर एक क्रिया होती है, इसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। और हम लोग इसको पढ़ने वाले आगे, तो अभी क्रिया का नाम ही आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लें। अच्छा, होता क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जितने भी हरे पादप होते हैं वो सारे के सारे
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयं पोषी प्रकार के भी होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं इसको। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है इस क्रिया के द्वारा, ध्यान रखना, इस पत्ती के अंदर ग्लूकोज के रूप में, ध्यान रखना ये चीजें, किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में भोजन जो है, फूड जो है वो बनता है। तो आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रूप में बनता है, तो आप लोग सीधा आंसर बोलोगे क्या? ग्लूकोज। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस ग्लूकोज का एक और रूप, जिसे हम लोग नाम देते हैं सुक्रोज, क्या बोलते हैं? सुक्रोज। अच्छा, ये जो सुक्रोज है, ध्यान रखना, भोजन बनता तो है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन भोजन जो है वो परिवहित होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। क्यों? क्योंकि ये एक अनपचाई शर्करा होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और पूरे परिवहन के दौरान, ये अनपचाई होने के कारण पूरे परिवहन के दौरान इस शर्करा का किसी भी प्रकार से अपचयन या कोई अन्य जो मटेरियल है वो यहाँ पर नहीं बनता है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और हम लोग रूप की बात करते हैं तो ध्यान रखना, स्टार्च, जिसे मंड भी बोला जाता है। अच्छा, ये जो स्टार्च है ये वो रूप होता है जिस रूप में पादप भोजन को संग्रहित करता है। किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ग्लूकोज, अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कभी पढ़ा है तो वहां पर आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड में आता है। कौन से रूप में आता है? मोनोसेकेराइड में। जबकि सुक्रोज जो है वो आता है आपका डाइसेकेराइड में, लेकिन स्टार्च जो है वो आता है आपका पॉलीसेकेराइड के रूप में। तो ध्यान रखना ये चीजें भी कि मोनोसेकेराइड के रूप में तो भोजन बनता है, लेकिन डाइसेकेराइड के रूप में परिवहित होता है, और पॉलीसेकेराइड के रूप में भोजन जो है वो संग्रहित होता है। बात करते हैं, कोई भी प्लांट है, कोई भी जीव है, वो कोशिका, और कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक कहलाता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी आयन है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई तत्व है, पदार्थ है, कुछ भी है, अगर वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कम होगी, और जब डिस्टेंस कम होगी तो इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं छोटी दूरी का परिवहन। क्या नाम देते हैं? छोटी दूरी का परिवहन। दूसरी बात, आप लोगों ने संवहन ऊतकों के नाम सुने होंगे, और आप सबको पता, संवहन ऊतक जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, वीटी, वेस्कुलर टिश्यू। अच्छा, संवहन ऊतक जो है वो आपके दो होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और आप सबको पता है जल का जो परिवहन होता है वो आपका जाइलम के द्वारा होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट में भोजन का जो परिवहन है वो कौन करता है? आपका फ्लोएम करता है। ध्यान रखना, जल का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में जाता है, रूट टू अपर पार्ट। लेकिन फ्लोएम जो है इसका जो परिवहन होता है वो आपका बहुदिशीय परिवहन होता है। एनसीईआरटी ने दे रखा है ये, ध्यान रखना, ये आपका एक क्वेश्चन ही बनता है कि फ्लोएम के द्वारा होने वाला परिवहन कैसा होता है, तो बहुदिशीय में आता है। ठीक है, बहुदिशीय क्यों होता है? क्योंकि फ्लोएम जो है ना, इस पत्ती ने जो भोजन बनाया है वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। और एक और कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी ने दे रखा वहां पर कि विपरीत परिस्थितियों में, जब भी पादप के लिए जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उस समय क्या होता है, ये फ्लोएम जो है ना, इस फ्लोएम से जो भी भोजन जो संग्रहित रहता है या किसी भी प्रकार से, तो उस भोजन को ये टुकड़ों में तोड़ने का भी काम करता है। तो इसलिए, और वहां से टुकड़ों में तोड़ने के बाद यही फ्लोएम उस भोजन को विभिन्न पादप के विभिन्न भागों तक वहां पर पहुंचाने का काम करता है। तो बात कर ली थी हम लोगों ने छोटी दूरी का परिवहन। दूसरा, संवहन ऊतकों के अंतर्गत, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम जो आ रहे हैं, अगर इनके द्वारा कोई भी परिवहन अगर होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं लंबी दूरी का परिवहन। कौन सी दूरी का? लंबी दूरी का परिवहन। और ध्यान रखना, लंबी दूरी के परिवहन को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, यानी कि स्थानांतरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो परिवहन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है छोटी दूरी का परिवहन और दूसरा होता है लंबी दूरी का परिवहन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छोटी दूरी का परिवहन। अच्छा, ये जो छोटी दूरी का जो परिवहन है ये यहाँ पर मुख्य रूप से दो विधियों के अंतर्गत होता है।
अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहली जो विधि है वो है आपकी निष्क्रिय विधि। कौन सी विधि है बेटा? निष्क्रिय विधि, यानी कि पैसिव। और दूसरी जो है वो है आपकी सक्रिय विधि, एक्टिव। अच्छा, दोनों को ना थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें है कुछ नहीं, बच्चे बहुत हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं। अच्छा, तो जो निष्क्रिय जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो क्या पढ़ते हैं कि यहां पर इस विधि के अंतर्गत कभी भी किसी भी पदार्थ का अगर परिवहन होता है तो इस विधि में कभी भी एटीपी का यूज नहीं होता। और आप सबको पता है एटीपी क्या है? ऊर्जा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर कभी भी ऊर्जा नहीं लगती है। दूसरा पॉइंट, अच्छा ऊर्जा नहीं लगेगी का क्या मतलब है कि जो पदार्थ है, कण है, आयन है, पदार्थ है, कुछ भी है, अगर वो परिवहित हो रहा है तो वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। अच्छा, ध्यान रखना, जब भी अधिक और कम वाला अगर कहीं पे आपको टर्म्स मिल जाए ना तो इसी को नाम देते हैं सांद्रता प्रवणता। क्या बोलते हैं? सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ध्यान रखना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या? सांद्रता प्रवणता के अनुसार अगर कोई भी कण गति करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? निष्क्रिय विधि के अंतर्गत आएगा। अच्छा, दूसरा देखो, सक्रिय विधि। सक्रिय विधि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी यहां पर देखो एटीपी का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या होता है, हमेशा एटीपी का यूज होता है। दूसरी बात, यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी कण है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा? कोई भी कण अपनी कम सांद्रता से कहां जाएगा? अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। अच्छा, जब कम से अधिक में जा रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या? सांद्रता प्रवणता तो है, सांद्रता प्रवणता तो यहां पर देखी जा रही है, लेकिन यहां पर क्या था, जब अधिक से कम जा रहा था तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति हो रही थी, लेकिन यहां पर सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति होगी, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि कम से अधिक की ओर जा रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, एक एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है, ध्यान से सुनना उसको बिल्कुल, कि जो निष्क्रिय जो विधि है इसे हम लोग एक नाम भी दे देते हैं, डाउन हिल मूवमेंट। क्या भी नाम देते हैं इसको? डाउन हिल मूवमेंट। जबकि सक्रिय विधि को अप हिल मूवमेंट नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? अप हिल मूवमेंट। तो ध्यान रखना, निष्क्रिय को डाउन हिल और सक्रिय को अप हिल मूवमेंट जो है वो यहां पर नाम दिया जाता है। अच्छा, ये जो निष्क्रिय जो विधि है, इस निष्क्रिय विधि के दो मेथड होते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं दो टाइप होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, पहला जो टाइप है वो है आपका विसरण, जिसे आप लोग डिफ्यूजन भी कहते हो। कुछ याद आ रहा है? विसरण दाब, क्या बोलते हैं इसे? डिफ्यूजन। और दूसरा सुसाध्य विसरण। और सुसाध्य जो विसरण है इसे हम लोग नाम देते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ध्यान रखना, निष्क्रिय विधि जो है वो उसके अंतर्गत दो विधियां आती है, एक आती है विसरण विधि और दूसरी आती है सुसाध्य विसरण विधि, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो निष्क्रिय जो विधि है उसके अंदर दो विधियां आती है, एक आती है विसरण और दूसरा आता है सुसाध्य विसरण। आइए हम लोग सबसे पहली जो विधि है वो है हमारी विसरण, डिफ्यूजन मेथड। अच्छा, डिफ्यूजन मेथड में हम लोग वही चीजें पढ़ते हैं जो निष्क्रिय परिवहन के अंदर पढ़ा था। सबसे पहली बात देखो, कॉमन पॉइंटों को पकड़ो। एटीपी का यूज नहीं होगा। दूसरा, जब नहीं होगा इसका मतलब क्या है? अणु, परमाणु, आयन जो भी है, कण, ठीक है, वो अपने अधिक सांद्रता से कहां जा रहे हैं? कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भाई? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तीसरा,
यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो विसरण है इसके अंतर्गत कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो वो अपनी कहां जा रहा है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार जा रहा है। कहां जा रहा है वो, सांद्रता प्रवणता के अनुसार। सांद्रता प्रवणता के अनुसार का मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यहां पर वो कण जो है वो गति कर रहा है। अच्छा, अगर मैं विशेष रूप से देखूं तो विसरण जो है ना गैसों के अंदर मुख्य रूप से देखा जाता है। ध्यान रखना, गैस के जो भी कण होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा विसरण देखने को मिलेगा। उससे कम आपका जो द्रव का पदार्थ होता है, पदार्थ की अवस्था है 3, ठोस द्रव गैस, उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, विसरण जो है ना गैसों का मुख्य गुणधर्म होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो गैसों के अंदर विसरण सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम जो है वो ठोस के अंदर यहाँ पर विसरण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो विसरण की दर का क्रम जो है वो ठोस द्रव गैस के अंदर गैस में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं कि मान लो ये कुछ कण थे जिनकी अधिक सांद्रता थी, और ये कण इधर जा रहे हैं जहां पर इसकी कम सांद्रता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कण कब तक इधर जाएंगे? समझ रहे हो भाई, अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये कण कब तक इधर जाएंगे? ये जब तक जाएंगे जब तक दोनों तरफ साम्य अवस्था ना आ जाए। यानी कि कणों की अगर मैं संख्या देखूं या अमाउंट देखूं, तो अगर वो दोनों दिशाओं में अगर समान नहीं हो रही है तब तक यहां पर विसरण होता रहता। तो एनसीईआरटी की लाइन है, विसरण तब तक होता है जब तक दोनों तरफ अणु परमाणुओं की जो सांद्रता है वो समान ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर एक दाब आता है जिसका नाम आता है विसरण दाब। क्या नाम है? विसरण दाब। अच्छा, विसरण दाब को शॉर्ट में बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर इंग्लिश टर्म में, और शॉर्ट में से बोला जाता है डीपी। अच्छा, विसरण दाब जो है इसका सीधा सा मतलब होता है जब कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये इधर से इधर जा रहा है तो ये कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाएंगे, तो यहां पर एक दाब लगाएंगे इस माध्यम पर, और जो दाब लगेगा उसी दाब का नाम क्या होता है? विसरण दाब। तो मैं बोल सकता हूं क्या, विसरित होने वाले कण जिस माध्यम में विसरित होते हैं उस माध्यम पर एक दाब लगाते हैं, और उसी दाब का नाम क्या होता है बेटा? विसरण दाब। अच्छा, बात करते हैं विसरण दाब की भी। तो ध्यान रखना, विसरण दाब का मान शुद्ध जल के लिए, यानी कि प्योर वाटर का जो विसरण दाब है, डिफ्यूजन जो प्रेशर है, वो हमेशा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और सर्वाधिक वैल्यू एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर रखी है, ध्यान से रखना, ठीक है। और उसका मान कितना होता है? 1236 एटीएम। कितना होता है? 1236 एटीएम। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस विसरण दाब की निर्भरता, निर्भरता का मतलब है और किस चीज पर डिपेंड करेगा ये विसरण दाब, तो ध्यान से सुनना, विसरण दाब जो है मैं बोल सकता हूं कि विसरण दाब विलय की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो शुद्ध जल का विसरण दाब सर्वाधिक है, तो शुद्ध जल का मतलब है उसमें कोई विलय नहीं है। अगर आप लोगों ने उस विलयन के अंदर या फिर उस शुद्ध जल के अंदर अगर आप लोगों ने कोई भी किसी भी प्रकार का विलय मिला दिया है, तो इसका मतलब क्या है? उसका विसरण दाब कम हो गया। तो मैं बोल सकता हूं क्या, विलय की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? डीपी। मतलब जितना ज्यादा जिस विलयन में विलय होगा उस विलयन का विसरण दाब उतना ही कम होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं इस विसरण दाब को थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास दो कंटेनर है, ए एंड बी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए के अंदर शुद्ध जल है और मैं बोल रहा हूं बी के अंदर किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन है, विलयन है, तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये बात दिमाग में क्लिक हो गई होगी कि शुद्ध जल का विसरण दाब जो है वो सबसे ज्यादा होता है, और वो होता है 1236 एटीएम। ठीक है। अच्छा,
विलयन का मतलब है इसमें जल के साथ साथ कोई विलय भी है, विलायक के साथ साथ विलय, विलायक प्लस विलय बराबर विलयन बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने इसके अंदर कुछ अमाउंट में ग्लूकोज मिला दिया, अगर मान लो मैं पानी, हम लोग इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना जल की गति को देखते हैं, बहुत बच्चे जो नीट के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि सर यहाँ पर गति का ही नहीं समझ आ रहा, कहां से कहां होगी। तो ध्यान से सुनना, हमेशा गति अगर जल की पूछी जाती है ना तो जल हमेशा उच्च से निम्न में जाता है, बस कंडीशन थोड़ी अलग अलग हो जाती है। तो ध्यान से सुनना कि शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे ज्यादा है, तो विलयन जैसे बना, जैसे विलय डाला तो विलय डालते ही इस विलयन का विसरण दाब क्या हो गया, कम हो गया इसकी तुलना में। तो मुझे एक बात बताओ, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो मुझे एक बात बताओ पानी कौन से विलयन से कौन से विलयन में जाएगा, इसका मतलब ए कंटेनर से बी कंटेनर के अंदर आपका जो जल है, जल की जो गति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ए से बी में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि विसरण दाब के संदर्भ में जल की गति, विसरण दाब के संदर्भ में जल की गति हमेशा उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होती है। कहां से कहां, उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होती है। ठीक है बच्चों, इस विसरण के बारे में एनसीईआरटी ने एक दो लाइनें और यहां पर इंक्लूड कर रखी है, बोल भी रखा है कि विसरण जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है बहुत ज्यादा, और ये कभी भी जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर किसी माध्यम में एक से अधिक कण अगर आपको दे रखे हैं तो ध्यान रखना प्रत्येक कण का या प्रत्येक अणु का जो भी विसरण होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, पूर्णतया स्वतंत्र होगा। जैसे मान लो एक एनवायरमेंट है जिसमें हाइड्रोजन गैस दे दी, नाइट्रोजन दे दी, ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि इन सबका आप लोग जोड़ोगे और फिर इधर आप लोग वो करोगे, नहीं, इनका एक दूसरे से विसरण हमेशा क्या रहेगा, एक दूसरे से पूरा स्वतंत्र रहेगा। तो ध्यान रखना, इसका खुद का विसरण है, इसका खुद का विसरण है और इसका खुद का विसरण है। ध्यान रखना एनसीईआरटी ने कुछ कारक जो है वो दे रखे हैं, तो ध्यान रखना वो है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। बस कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहला जो कारक है वो आपका आता है टेम्परेचर। ध्यान रखना बायोलॉजी में अधिकतर चीजें टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखना विसरण भी आपका जो टेम्परेचर उसके सीधे समानुपाती होगा। मैं रीजन भी दे सकता हूं कि आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अणुओं के बीच का जो बंध है वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो उतने ही ज्यादा वो अणु जो है ना दूसरे माध्यम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा देखो प्रेशर, दाब। दाब जो है वो भी विसरण के समानुपाती होगा। आप लोग जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको विसरण जो है वो आपको देखने का मिलेगा। तीसरा जो स्टेप है वो है आपका ताप हो गया, दाब हो गया। तीसरा है अणुओं की सांद्रता। क्या है, अणुओं की सांद्रता, और जितनी ज्यादा अणुओं की सांद्रता होगी विसरण भी उतना ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि विसरण की दर जो है वो अणुओं की सांद्रता के भी क्या है, समानुपाती है। चौथा है आपका अणुओं का आकार या कणों का आकार। तो ध्यान से सुनना, अणुओं का आकार है या कणों का आकार है, तो इसमें क्या होता है कि जो आकार है किसी भी अणु या किसी भी कण का जितना बड़ा आकार आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जिस अणु का जितना बड़ा आकार होगा उसका विसरण उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना ये चीजें, यानी कि हम लोग छोटे कण को बहुत दूरी तक जा सकता है, और जबकि बड़ा जो कण होगा, ठीक है, वो बहुत कम दूरी तक जाएगा। तो ध्यान रखना अणुओं के आकार में व्युत्क्रमानुपाती मात्रा कौन, विसरण। और लास्ट जो है वो आता है आपका पांचवा जो कारक है वो घनत्व। और ये आप लोगों ने बेसिकली जो है ना पढ़ भी रखा है, गैसों का अणुगतिक जो सिद्धांत वाला जो चैप्टर आता है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, वहां पर आप लोगों को दिया रहता है कि जो विसरण है वो रूट, ठीक है, घनत्व के रूट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप लोग केमिस्ट्री में भी आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते हो, पूरा एक चैप्टर दे रखा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना
तो ये सारे कारक हैं। सबसे पहला टेम्परेचर समानुपाती है, दाब समानुपाती है, अणुओं की सांद्रता भी समानुपाती, अणुओं का आकार विसरण के व्युत्क्रमानुपाती है, और जबकि घनत्व जो है वो भी बोल सकते हैं हम लोग विसरण के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन घनत्व जो रूट में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का एनसीईआरटी ने कुछ एक पॉइंट और दे रखे हैं। सबसे पहला है विसरण का महत्व, जो है हम लोग बात कर लेते हैं। तो विसरण का महत्व आपको सबको पता है, गैसों के परिवहन में मुख्य रूप से विसरण जो है वो भूमिका निभाता है। दूसरा हॉर्मोन्स का वितरण, और तीसरा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है, वहां पर भी आपका जो विसरण है वो महत्व करता है। तो पहला गैसों का परिवहन, दूसरा हार्मोन का वितरण, और तीसरा आपका वाष्पोत्सर्जन। तो विसरण के महत्व में एनसीईआरटी ने 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहां पर बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, क्योंकि छोटी दूरी के परिवहन हम लोगों ने 2 मेथड पढ़े हैं, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय के अंदर हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, विसरण और सुसाध्य विसरण, जिसमें मैंने विसरण जो है वो आपको पढ़ा दिया है, और दूसरा है आपका सुसाध्य विसरण। अच्छा, सुसाध्य विसरण वैसे कुछ नहीं है, एक टाइप ही है विसरण का, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ध्यान रखना वही मैकेनिज्म है, क्योंकि नाम आ गया विसरण। तो आइए हम लोग सुसाध्य विसरण देखते हैं। अच्छा, सुसाध्य विसरण भी जो है ना वो भी विसरण की तरह ही है, सारी डेफिनेशन जो है ना विसरण की तरह ही है, बस कुछ एक अंतर वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला देखो, एटीपी नहीं लगेगी। दूसरा, कण हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। तीसरा प्रोसेस, सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति होगी। समझ रहे हो? तो 3 पॉइंट हो गए, लेकिन ध्यान रखना सुसाध्य विसरण में कुछ तो अंतर होगा, तभी अलग पॉइंट बनाए इसको। अच्छा, अंतर क्या है वो देखते हैं। यहां पर सुसाध्य विसरण के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है ना, आप सबको पता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। बेसिकली मैं अगर बोल देता हूं तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये अपनी कोशिका झिल्ली है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम दिया जाता है, और मान लो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर है इसकी। मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे विसरित होने वाले जो कण है वो यहां पर है, और इस कोशिका झिल्ली से इन कणों को कहां जाना है? इधर की साइड जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, इन कणों में से जो कण लिपिड में घुलनशील होंगे वो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन जो कण इस लिपिड में घुलनशील नहीं होंगे उनके लिए कोशिका झिल्ली में क्या होता है कि विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है, जिन्हें नाम बोलते हैं वाहक प्रोटीन। क्या नाम बोलते हैं? वाहक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ध्यान रखना, ये जो वाहक प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीनों का भी यहां पर क्या होता है? यूज होता है सुसाध्य विसरण के अंतर्गत। यहां पर क्या होगा? जो अघुलनशील है लिपिड में, तो ध्यान से सुनना, जो अघुलनशील है लिपिड में, वो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि वाहक प्रोटीनों के द्वारा अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे, मतलब परिवहित हो जाएंगे, मतलब विसरित हो जाएंगे। और वाहक प्रोटीनों की सहायता से जो भी विसरण की क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? सुसाध्य विसरण नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुसाध्य विसरण के अंतर्गत विसरण की दर कब अधिक होगी? भाई एक कंडीशन आएगी ना, तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं क्या कि सुसाध्य विसरण का मतलब ही है कि वाहक प्रोटीनों के द्वारा होने वाला जो विसरण है। तो मुझे एक बात बताओ, कोशिका झिल्ली में जितने भी प्रकार के वाहक प्रोटीन होंगे, अगर उनका सबका यूज यहां पर हो जाए, अगर सबका यूज हो जाए तो विसरण की दर क्या होगी? अधिकतम होगी। एनसीईआरटी ने दे रखा है कि सुसाध्य विसरण में विसरण की दर तब अधिक होती है जब सभी प्रकार के वाहकों यानी कि सभी प्रकार के वाहक प्रोटीनों का यूज हो। ठीक है, उपयोग।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर विस्तृत तक जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट है। आप लोग इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। और पार्ट 2 जो है, जो सक्रिय परिवहन में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जब तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक आपका पार्ट 2 जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 जो ये मैंने बनाया है इसको देखना ना भूलें। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।